इसमें क्या कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी में? फर्स्ट है ब्रिस्क वॉकिंग और ट्रेडमिल, आप सुबह जरूर कर सकते हैं। बी पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है यूज एन इलिप्टिकल। सी स्विमिंग अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप स्विमिंग। जो एक्सरसाइज आती है वो है स्क्वाट्स, पुशअप। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस, जी हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस आपने नाम तो सुना होगा इस बीमारी का। इसमें यूजली होती क्या है कि बोन डेंसिटी जो है कम हो जाती है, यानी आपकी हड्डियों में छिद्र होने लगते हैं जहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन कम होने लगता है और इसके कारण फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल होम्यो बेस्ट डॉक्टर। फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। चलिए हम जानते हैं इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? पेन होते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, उसके बाद है लिमिटेड मोबिलिटी, बोन पेन जो कि परमानेंट हो सकता है, इंटेंस हो सकता है, लॉस ऑफ हाइट होती है, हंस्ड स्टूप्ड पोस्चर हो जाते हैं, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, आइसोलेशन हो जाता है। और एल्डर्स में ये देखा गया है कि लगभग 20% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिनके हिप बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं उनकी आयु लगभग जो है 1 साल या उससे कम ही होती है। इसके अंदर ही ये पर्सन जो है खत्म हो जाते हैं। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डेंसिटी कम होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक चीज़ है। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि इसके कॉज और रिस्क फैक्टर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है या कॉज है वो है एज। जी हाँ, एज या बुढ़ापा। मैं बात कर रहा था जो जो सबसे बड़ी कॉज है या रिस्क फैक्टर जिसको हम जानते हैं या मानते हैं वो है एज। जी हाँ, एज एक नेचुरल प्रोसेस है हर चीज़ के एज होने का। तो एक नेचुरल फिनोमेना के कारण बोन डेंसिटी आपकी कम होने लगती है और अगर इसमें कैल्शियम डिपोजिशन या आपके न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम नहीं है प्रॉपरली, आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो बोन डेंसिटी और भी कम हो जाती है। कैल्शियम डिपोजिशन आपके हड्डियों में कम हो जाता है और फ्रैक्चर होने के चांसेस सब समय रह जाते हैं। तो फर्स्ट एज, स्पेशली महिलाएं जिनकी उम्र 70 है या उससे ज़्यादा है तो उनमें ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड जो कॉज आता है वो है इनएक्टिविटी और टू लिटिल एक्सरसाइज विच हेल्प्स टू मेंटेन बोन मास। अगर आप जो है फिजिकली फिट नहीं है तो भी आपकी बोन डेंसिटी कम होगी। थर्ड आता है हार्मोनल चेंजेस एंड इम्बैलेंस सच एज मेनोपॉज इन वुमेन। महिलाओं को जब मेनोपॉज हो जाता है तब भी ये एक हार्मोनल चेंजेस है जिसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन भी अगर कम होते हैं ये हार्मोन तो इसके कारण भी जो है आपकी बोन डेंसिटी कम होती है और ऑस्टियोपोरोसिस शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट हम जानेंगे मेडिकल हिस्ट्री। अगर कुछ मेडिकल हिस्ट्री जैसे ऑटोइम्यून डिजीज है, जैसे पल्मोनरी डिजीज, किडनी डिजीज और लीवर डिजीज, तो ये भी एक कॉज है, रिस्क फैक्टर्स है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ दवाइयां हैं जिनको लेने से, कंज्यूम करने से भी ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो सकती है, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिससे पीपीआई हम कहते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआईएस कहते हैं, एरोमेटिस इनहिबिटर, फर्टिलिटी ड्रग, हार्मोनल मेडिसिन, एंटी सीजर मेडिसिन एंड स्टेरॉइड्स। तो इन सब के कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस शिकायत हो सकती है ऐसे साइड इफेक्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो कॉज जो है वो है हाई अमाउंट ऑफ इमोशन एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट, अगर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है, किसी तरह आपके जो है खाद्य पदार्थ में आप जो कंज्यूम कर रहे हैं खाना उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन के की कमी है तो भी ऑस्टियोपोरोसिस शिकायत रहेगी, आपको हो सकती है। उसके बाद है वेट लॉस। बहुत लोगों को देखा गया कि डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो डाइटिंग के अभाव में होता क्या है कि जो एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट चाहिए, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन के, ये आपके जो है डाइट में नहीं रहती है और जिसके कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस शिकायत हो सकती है। थर्ड है और लास्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक जैसे कैंसर हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, तो इन सब डिजीज के कारण भी जो है आपको ऑस्टियोपोरोसिस शिकायत हो सकती है। तो चलिए अब तक हमने इसके सिम्टम्स जाने, इसके कॉज जाने, इसके रिस्क फैक्टर्स जाने।
अब हम जानते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस बोन डेंसिटी मास से करते हैं। डॉक्टर आपको जो हो सकता है स्कैन कराएं या पेट सीटी स्कैन कराएं, एमआरआई कराएं, जिससे पता चलती है हड्डियां कितनी कम। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर डायग्नोसिस हो गई है, आपको पता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इसका घरेलू उपाय क्या है? क्या कुछ घरेलू उपाय से ये ठीक हो सकता है? तो कुछ हद तक हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। पर केयर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ हद तक हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आपके टोटल ब्लड सर्कुलेशन के लिए। एक्टिविटी अगर आपकी कम रहती तो आपकी हड्डियाँ ऑटोमेटिक कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। सपोर्टिंग बोन्स जो है आपके हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, जिनके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की जो है शिकायत आपको भी हो सकती है। तो फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है। इसमें क्या कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी में? फर्स्ट है ब्रिस्क वॉकिंग और ट्रेडमिल, आप सुबह जरूर कर सकते हैं। बी पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है यूज एन इलेक्ट्रिकल। सी स्विमिंग अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप स्विमिंग। जो एक्सरसाइज आती है वो है स्क्वाट्स, पुशअप्स, ये आपको बहुत बेनिफिशियल है, आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, ताई ची कर सकते हैं, पिलेट्स कर सकते हैं। तो ये सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है आपको बिल्कुल करनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, आपकी हड्डियां जो हैं मजबूत रहें। और हाँ, ज़रूरत पड़े तो आप एक व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी पर्सनल आपके ट्रेनर है उनकी मदद से जो है आप ये फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म। नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस आता है हेल्प एंड प्रिवेंट फॉल्स, यानी आप जो है अपने घर में चलते वक्त किसी भी तरह न गिरे, इसको आपको प्रिवेंट करना है। कोशिश करना है कि मैं किसी भी तरह लड़खड़ा के न गिर जाऊं। तो इसके लिए क्या करना है? तो फर्स्ट जो पॉइंट है वह है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप एक वॉकर का सहारा लीजिए, एक केन ले लीजिए, एक छड़ी ले लीजिए, जिसकी मदद से आप उठे बैठें। सेकंड है, कहीं भी आप तुरंत झटके से ना बैठिए, या झटके से ना उठिए, या झटके से ना सोइए। नेक्स्ट है, आपके घर में लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, वेल लिट होना चाहिए। फ्लैश लाइट का आप व्यवहार कीजिए, कहीं भी आप जाएं आपके हाथ में फ्लैश लाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप जूते जो है कंफर्टेबल पहनिए, जिससे आपके जो है शरीर का बैलेंस रहे चलते वक्त। उसके बाद आता है, अगर आप सीढ़ियों पे चल रहे हैं तो आपके घर के सीढ़ी में स्टेयर जो है रेल जरूर होना चाहिए, हैंड रेल होना चाहिए, जिसके सहारे से आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ें या उतरें। उसके बाद पॉइंट आता है कि स्लिपरी रोड से और साइड वॉक्स पे आप बिल्कुल भी न चलें। जहाँ फिसलन है, जहाँ काई जमी है, पानी है, उस जगह पे आप बिल्कुल न जाएं। आप साइड से चलें, जो रोड सूखी है वहाँ से चलें। नेक्स्ट है, आपके घर में अगर पॉलिश्ड मार्बल और टाइल्स है तो उसको अवॉइड कीजिए, या जो है कुछ ग्रिपिंग वाले शूज या स्लीपर्स आप पहनिए, जिससे आपकी ग्रिपिंग प्रॉपर रहे, आप फिसले ना। उसके बाद है, घर के बाहर जैसे मैंने बताया, घर के अंदर, घर के बाहर लाइटिंग आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए, ताकि आप जहां आप कदम रख रहे हैं वह देख के आप कदम रखिए, ताकि आप गिरे ना किसी भी तरह से। उसके बाद पॉइंट आता है, रिमूव ऑल लूज वायर्स, कॉर्ड्स एंड थ्रो रग्स। अगर कोई लूज वायर है घर में, आप देख रहे हैं, तो उसको प्रॉपर सजा दिया जाए, ताकि कभी जो है अगर आपका बैलेंस डगमगाता है तो आप उस वायर को न खींचे, और जिसके कारण बड़ा एक्सीडेंट, हादसा होने से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है, इंस्टॉल ग्रैब बार्स इन योर शावर टब और बाथरूम वॉल्स। आप जो है अपने बाथरूम में ग्रैब वॉल जो है कि लगाइए, जिसके सहारे से आप जो है बाथरूम में स्नान करें पकड़ के, और उठना है, बैठना है तो भी आप उसके सहारा लेके जो है आप उठिए बैठिए, आप डेली वर्क परफॉर्म कीजिए। कीप स्टेयरवे वेल लिट। आपकी जो सीढ़ियाँ हैं उसको जो है आप जो है सही से रखिए, उसमें उजाला रहे प्रॉपरली। और कोई भी चीज़ आप झटके से ना कीजिए, झटके से उठना नहीं, झटके से बैठना नहीं, आपको हर चीज़ जो है प्रॉपरली आप जो है सही। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वह है यूज़ ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। कुछ एसेंशियल ऑयल्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप जो है जिस जगह पे आपको पेन हो रहा है वहाँ से आप रिलीफ कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत बनी रहें। तो एसेंशियल ऑयल्स जो है कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है जिंजर ऑयल, ऑरेंज ऑयल, सैगे, रोजमेरी एंड थाइमल ऑयल्स। टॉपिकली इनको दिन में 3 बार आप लगा सकते हैं, और जो है कि थोड़ा सा इनका तेल जो है अर्क जो है लेके आप नारियल तेल में मिक्स करके आप अलावा कुछ और जो है एसेंशियल ऑयल्स है, जिनको मैं उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ,
जिनका उपयोग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं, तो वह है विंटरग्रीन ऑयल, काइप्रेस ऑयल, फर, हेलिकाइमस, पेपरमेंट, यूकेलिप्टस और लेमन ग्रास। ये आपको मार्केट में अच्छे स्टोर में मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो आप थेरेपीज अप्लाई कर सकते हैं वह है एरोमा टच, एक्यूपंक्चर और मैसेज, ताकि स्ट्रेस को आप रिलीव कर सकें, टेंशन जो तनाव, मांसपेशियों में जो तनाव है उसको रिलीज कर सकें, रिलीव कर सकें खुद को। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे थे कि एक्सपोजर टू सन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी आपके शरीर में पूर्ण रहे, इसके लिए सन एक्सपोजर बहुत जरूरी है। तो आपको करना क्या है कि हर दिन 20 मिनट जो है सन एक्सपोजर आपको लेना ही है ऑन बेयर स्किन, अगर पॉसिबल हो सके तो। और दूसरी बात यह है कि विदाउट सनस्क्रीन आप नहीं लगाए हों, और तब जो है आप सन माने धूप को एब्जॉर्व कीजिए, सनलाइट को एब्जॉर्व करे आपकी स्किन, ऐसा करना है। अगर इसके कारण आपकी टैनिंग हो जाती है तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि टैनिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको सन एक्सपोजर लेना पड़ेगा। ताकि हम बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में जो कि शरीर के बोन के डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सप्लीमेंट्स कितने खुराक में पर डे, उनके डोसेजेस क्या हैं, ये हम आपको आगे बता रहे हैं। तो फर्स्ट जो सप्लीमेंट का नाम आता है वह है मैंगनीज। मैंगनीज की खुराक क्या होगी? 500 mg डेली। मैंगनीज जो है प्रॉपर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में मदद करती है, इसलिए यह बहुत जरूरी है। सेकंड खुद कैल्शियम है। कैल्शियम की खुराक कितनी रहेगी? 1000 mg पर डे डेली। और इसमें जो है कैल्शियम साइट्रेट शरीर में बेस्ट एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसलिए कैल्शियम साइट्रेट का व्यवहार आप कीजिए। नेक्स्ट है विटामिन D3, जिसकी खुराक रहती है 5000 इंटरनेशनल यूनिट IU डेली। विटामिन डी हेल्प्स इम्प्रूव कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत बड़ा योग रहता है, इसलिए विटामिन आता है विटामिन K2। इसकी खुराक रहती है 100 mg पर डे, और ये इसकी जरूरत पड़ती है ताकि ये प्रोटीन टू फॉर्म अ प्रोटीन क्रिटिकल फॉर बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत होती है जो कि विटामिन K2 से हमें मिलती है, तो ये भी जो है बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है स्टोंटेनिन, जिसकी खुराक है 680 mg पर डे। ये एक मेटेलिक एलिमेंट होता है जो कि बोन डेंसिटी को मजबूत रखने में कारगर है, और ये नेचुरली पाया जाता है सी वाटर, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल और सर्टेन फूड्स में। बट हमें बहुत समय ये ऐसी जैसे सी वाटर, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल्स बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह पे हमें सप्लीमेंट्स बाहर से लेनी पड़ सकती है। तो सप्लीमेंट्स के बारे में हमने जाना, जो मुख्य सप्लीमेंट्स हैं आपके बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट चलिए हम जानते हैं कि जो है ऑस्टियोपोरोसिस डाइट, यानी अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस हो गई है तो इसमें जो खुराक डाइट क्या लेनी चाहिए, खाद्य पदार्थ आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं जिनको लेने से आपकी जो है डेंसिटी, बोन डेंसिटी जो है मेंटेन रह सकती है, और जो है कि आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो फर्स्ट जो आती है रॉ कल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें क्या आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में? केफीर, अमासाई, योगर्ट, रॉ चीज जिसमें कैल्शियम हो, मैग्नीज, विटामिन के, फास्फोरस, विटामिन डी, रिच फूड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकती हैं। सेकेंड है हाई कैल्शियम डाइट। इसके बेस्ट सोर्स क्या है? जैसे डेयरी प्रोडक्ट तो है ही, उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स है। ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या? ब्रोकली है, ओकरा है, काले वाटरक्रेस, आलमंड है और सार्डाइंस। सार्डाइंस एक तरह की छोटी मछली होती है। नेक्स्ट जो आता है वो है फूड्स रिच इन मैंगनीज। तो क्या क्या फूड्स जो है इंक्लूड कर सकते हैं आप अपने डाइट में? जैसे टेफी है, ब्राउन राइस है, बकव्हीट है, राई है, ओट्स, अमरनाथ बीन्स और लेगम, मैकाडियम नट्स एंड हेजलनट्स। तो इन सब में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, मैंगनीज की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि आप अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ वाइल्ड फिश, वाइल्ड कॉड फिश, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा होती है। तो कौन कौन सी मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा होती है? फर्स्ट जो नाम आता है वो है सालमन, उसके बाद आता है सार्डाइंस, उसके बाद एनकोविस, मकरेल और हेलीबट। सी वेजिटेबल्स के बारे में भी यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे, उल्लेख करेंगे, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि अननोन है दुनिया से। तो फर्स्ट आते हैं जैसे एल्गी है, नूरी है, वकेम है, अगर और कोम्बू, इनको भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेफी वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो हरी साग सब्जियों में काले हैं, स्पिनच है, स्विच चार्ट है, वाटरक्रेस,
कोलाड ग्रीन्स, मस्टर्ड ग्रीन, डैंडिलोन ग्रीन्स और स्कैरोल, ये सारी सब्जियां जो है इनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ऐसे भी फायदेमंद है, विटामिन D3, विटामिन के, तो इनको आप कंज्यूम बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एल्कलाइन फूड्स की। तो एल्कलाइन फूड्स में ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रेश हर्ब्स आते हैं, स्पाइसेस, ग्रेप फ्रूट, टमाटो, एवोकाडो, ब्लैक रेडिस, अल्फाल्फा ग्रास, बार्ली ग्रास, क्यूकम्बर, काले, जिकामा, व्हीट ग्रास, ब्रोकोली, कैबेज, सेलरी, बीट्स, वाटरमेलन्स और राइप बनाना। नेक्स्ट आते हैं हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। तो हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आपको किससे मिलती है? हर मिल्स में आपको मिल सकती है, सच एस मीट अगर आप कंज्यूम करते हैं, अगर आप फिश लेते हैं, पैस्चराइज्ड एग एंड पोल्ट्री, फर्मेंटेड चीज, योगर्ट, नट्स, सीड, बीन्स एंड लेgumes में आपको जो है हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलती है। तो इनको आप जरूर करें, आप अपने खाद्य में इसको जो है जरूर इंक्लूड कीजिए। अच्छा, ये तो रहा फूड्स के बारे में जो हमने जाना कि किन सब्जियों को लेने से, कंज्यूम करने से आपके शरीर में कैल्शियम, मैग्नीज, विटामिन की मात्रा जो पूर्ण होगी, आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। खाद्य पदार्थ भी हैं जिनको कंज्यूम करने से आपके शरीर में उल्टा रिवर्स एक्शन होता है, आपके शरीर में कैल्शियम डिपोजिशन कम होती है और ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होते हैं। तो फर्स्ट है, टू मच अल्कोहल आपको नहीं लेना चाहिए। स्वीटेंड बेवरेज जैसे कोका कोला, पेप्सी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट बेवरेज जो है, इनको आप कंज्यूम जितना कीजिएगा उतना आपके शरीर में कैल्शियम डिपोजिशन कम होगी, हड्डियां कमजोर होंगी। एडेड शुगर, बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस्ड रेड मीट नहीं लेना है। कैफीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, यूजली कॉफ़ी में पाई जाती है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो भी उसको आप कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। तो इस फूड्स को अगर आप बंद करते हैं, नहीं कंज्यूम करते हैं, तो आप जो है एक नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं अपना कैल्शियम लेवल को और ऑस्टियोपोरोसिस से आप बच सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस हो भी जाती है या होने की संभावना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो जो सलाह दें उनको आपको बिल्कुल फॉलो करना है। बाकी स्टेप्स मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे घर में किस तरह आपको रहना है, चढ़ना है तो रेल का व्यवहार करना है, स्टेयरकेस में जूते चप्पल सही से पहनने हैं, स्लिपरी जगह पर नहीं चलना है, फूड आपको प्रॉपरली लेनी है ताकि जिसमें कैल्शियम हो, विटामिन D हो, विटामिन D3, मैग्नीज, ये सारे सब्सटेंस आपको हो। एक बैलेंस डाइट आपको सब समय लेने की कोशिश करनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हम ले सकते हैं अगर जिनको ये ऑस्टियोपोरोसिस से शिकायत है या होने वाली है। होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ जिनको लेने से, कंज्यूम करने से ऑस्टियोपोरोसिस शिकायत कम हो सकती है। अगर आपको लग रहा है आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है या डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो आप इन दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेडिसिन आती है वह है सिम्फाइटम, उसके बाद है रूटा, उसके बाद कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लोर और हाइपेरिकम। इन मेडिसिन का आप इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, रिगार्डिंग डोसेजेस, इनकी खुराक क्या है, तो इसके लिए जो है आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आप इनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप जो है मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amardeeplip@yahoo.com। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने बहुत कुछ जाना आज ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। कुछ शंका क्वारी होगी तो आप मुझको जरूर ईमेल करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, नमस्कार।